दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका सीटेट 2018 पेपर सेकंड द्वितीय पाली में जो परीक्षा हुई थी 9 दिसंबर 2018 को, उस परीक्षा में जो पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें कि आपका पहला पार्ट था बाल विकास मनोविज्ञान से 30 प्रश्न, दूसरा पार्ट था मैथ और साइंस यानी कि साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए मैथ और साइंस था 60 प्रश्न, और तीसरा पार्ट था आपका सोशल साइंस यानी कि आर्ट वाले बच्चों के लिए, कला वर्ग के बच्चों के लिए 60 प्रश्न था। और उसके बाद चौथा पार्ट था आपका लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड के रूप में अंग्रेजी। यानी कि टोटल इस वीडियो में हम लोग 150 क्वेश्चन की जगह 210 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लाइव हल करेंगे। और दोस्तों क्यों 210 क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि इसमें आपका 60 प्रश्न बढ़ जा रहा है मैथ और साइंस यानी कि गणित और विज्ञान वाले यानी कि साइंस वर्ग के बच्चों का भी इस वीडियो में मैं 60 प्रश्नों को शामिल करूंगा और उसका भी उत्तर बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत ही जबरदस्त कारगर साबित होगा आपके आगामी 2020 में जो परीक्षा होने वाली है पेपर सेकंड जूनियर स्तर की। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 9 दिसंबर 2018 को पेपर सेकंड हुआ था और इसमें मेरे पास जो पेपर कोड है ये है आपका एन सीरीज का मेरे पास ये पेपर है। और इसके अलावा जिस कैंडिडेट से मैंने ये पेपर लिया हुआ है वो उनको 85 नंबर मिला था और वो नॉट क्वालिफाइड थे क्योंकि वो सामान्य वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों ये आपका मिला लीजिएगा कि ये आपका टेक्स्ट बुकलेट कोड एन सीरीज है, पेपर सेकंड है 2018 का, ये पेपर सेकंड है यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र है जूनियर स्तर के लिए। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र से अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश 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 कहा जाता है। पहला है त्रुटिहीन अनुदेशन, दूसरा विभेदी अनुदेशन, तीसरा चयनित अनुदेशन और चौथा सटीक शिक्षण। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विभेदी अनुदेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और इस कैंडिडेट का तीसरा इन्होंने सही किया इसलिए इनका ये गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं इस पेपर में जो कैंडिडेट ने जिस कैंडिडेट से मैंने ये पेपर लिया हुआ है उन्होंने इस पेपर में बहुत जगह पे ट्रिक किया है। तो कई जगह पे क्वेश्चन का उन्होंने आंसर सही दिया है और कुछ जगह गलत दिया है। तो मैं उसको इस पेपर में आपको लाइव हल करूंगा और वो सही जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैं बिल्कुल सटीक और सही आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विभेदी अनुदेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को हमेशा विभेदी अनुदेशन विधि कहा जाता है और इंग्लिश में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश 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 चरण का पूर्ववर्ती है। पहला सामान्यीकरण, दूसरा अधिग्रहण, तीसरा अभिप्रेरण, चौथा आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सामान्यीकरण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा और इस कैंडिडेट का भी सही है इसलिए उन्होंने अपना 1 नंबर जोड़ लिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश 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 होते हैं। पहला एकीकृत, दूसरा है अन्योन्याश्रित, तीसरा स्वतंत्र और चौथा अंतर संबंधित। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प स्वतंत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनजोग का यह मानना था कि संज्ञान और भाव हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए आपका तीसरे नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प स्वतंत्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश 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 विधि का प्रयोग कर रहा है। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में आपका जो पहला विकल्प है प्रतिरूपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, यह शिक्षण विधि आपका प्रतिरूपण की विधि का प्रयोग कर रहा है, इसलिए आपका इसको मॉडलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, इसलिए आपका चौथे नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला निरंकुश, दूसरा चौकस, तीसरा सतर्क और चौथा निवर्तमान। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सतर्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर जब विचार करते हैं तो ये बच्चे हमेशा सतर्क रहेंगे और उनका व्यवहार भी सतर्कता को प्रस्तुत कर रहा है, अर्थात विजिलेंट को प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए आपका 5वें नंबर के प्रश्न तीसरा विकल्प सतर्क बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश 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 विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला तार्किक, दूसरा सृजनात्मक, तीसरा सौंदर्यबोध और चौथा अमूर्त। तो दोस्तों 6वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प तार्किक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक समस्या सुधारक बच्चा तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है और इसको लॉजिकल कहते हैं अंग्रेजी में। तो जो आपका एक समस्या समझने की प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चा होगा वो हमेशा आपका तार्किक रूप से सोच करके तब जाके किसी भी चीज का मूल्यांकन करेगा। इसलिए आपका 6वें नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश 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 कहा जाता है। पहला समस्यात्मक प्रकार का कार्य, दूसरा ड्रिल और अभ्यास कार्य, तीसरा उपभोक्ता प्रकार का कार्य और चौथा निर्माणात्मक प्रकार का कार्य। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उपभोक्ता प्रकार का कार्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है, क्योंकि बच्चे उसको उपभोग कर रहे हैं, आनंद लेते हुए उस कार्य को कर रहे हैं। इसलिए 7वें नंबर के प्रश्न तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश 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 संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। पहला अवलोकन, दूसरा गतिबोधक, तीसरा कर्ण कोटर और चौथा प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प गतिबोधक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक यानी कि आपका काइनेस्टिक जो है संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपके प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला सोपानी विकास के सिद्धांतों को, दूसरा विकिरणी विकास के सिद्धांतों को, तीसरा विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को और चौथा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास हमेशा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमोडिशियल डेवलपमेंट यानी कि मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। इसलिए 9वें नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पहला प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, चौथा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। इसलिए 10वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प है समूह की अनुरूपता का, दूसरा समूह की पहचान का, तीसरा समूह आज्ञाकारिता का और चौथा समूह निर्देश अनुपालन का। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प समूह की अनुरूपता का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक शिक्षक के समूह से आप जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरफ पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप यह प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसको समूह की अनुरूपता कहा जाएगा। यानी कि समूह को देख करके आप अपने आप को उस समूह में ढालने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी गतिविधियों का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए आपका 11वें नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश 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 चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला औपचारिक परिचालन, दूसरा संवेदी गामक, तीसरा पूर्व परिचालन, चौथा मूर्त परिचालन। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प संवेदी गामक अवस्था बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप पियाजे के सिद्धांत को पढ़े होंगे तो उसमें आपका संवेदी गामक अवस्था जो होता है वो पहला होता है। इसलिए आपका 12वें नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश 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 के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा विशेष शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम और चौथा मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए। क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। इसलिए आपका 13 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। वहां प्रश्न है, डैश 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 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। पहला है 30 से 36 महीना,
दूसरा 12 से 18, तीसरा 18 से 24 और चौथा 24 से 30। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 18 से 24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 18 से 24 महीने का बच्चा, अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं शब्दों को मिला करके छोटे छोटे वाक्यों में बोलना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए आपका 14 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प 18 से 24 यानी कि 1.5 से 2 साल का बच्चा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। पहला टर्बन के द्वारा, दूसरा गैल्टन के द्वारा, तीसरा बीने के द्वारा और चौथा ईस्टर्न के द्वारा। तो दोस्तों 15 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प ईस्टर्न के द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि या आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले ईस्टर्न के द्वारा दिया गया था। 16वां प्रश्न है, सृजनात्मकता को डैश 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला विविध सोच, दूसरा द्रव बौद्धिकता, तीसरा रवादार बौद्धिकता, चौथा अभिवृद्ध सोच। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प विविध सोच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मकता को डाइवर्जेंट थिंकिंग से यानी कि अलग अलग प्रकार की सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, क्योंकि सृजनात्मक बालक वही होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार की सोच को अपने अंदर रखता है और तब जाके वह कोई नए कार्य को सृजन करता है, उसका निर्माण करता है। इसलिए आपका 16 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प डाइवर्जेंट थिंकिंग विविध सोच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश 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 नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला है विभक्ति विषयक, दूसरा ध्वनि संबंधी, तीसरा व्याकरणिक और चौथा वाक्यात्मक। तो दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ध्वनि संबंधी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, इसलिए आपका 17 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर पर जो प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला सामाजिक भाषाई उद्धृत, दूसरा संस्कृति प्रभावित, तीसरा भाषा निर्धारित और चौथा संज्ञानात्मक पक्ष। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प भाषा निर्धारित बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं, अर्थात लिंग्विस्टिक डिटरमाइनेशन कहते हैं। इसलिए आपका 18 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है। पहला अनुमानी विधि का, दूसरा अंतर्दृष्टि का, तीसरा कलन विधि का, चौथा मानसिक दृढ़ता का। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प अनुमानी विधि का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरण में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत कर रहा है, तो यह उसके अनुमान विधि का यानी कि वो अनुमान लगा रहा है कि वो इस तरीके से इस उपकरण को बना लेगा। इसलिए आपका 19 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प ह्यूरिस्टिक मेथड अर्थात अनुमानी विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। पहला क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, दूसरा कम करने की विधि का, तीसरा द्वितीयक विस्तारण विधि का और चौथा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। तो दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस सब गोल एनालिसिस कहते हैं अर्थात उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, क्योंकि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग कर रही है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। इसलिए आपका 20 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है यह कथन बताता है। दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है। पहला लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, दूसरा लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, तीसरा लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है और चौथा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। तो दोस्तों 21 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इसलिए आपका 21 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर पर प्रश्न है, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश 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 के कुछ उदाहरण हैं। पहला अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, दूसरा परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, तीसरा कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि और चौथा आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने। तो दोस्तों 22 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जो है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां आपका अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका 22 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। पहला शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, दूसरा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, तीसरा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में और चौथा कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। तो दोस्तों 23 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किसमें, उनके शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। इसलिए आपका 23 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। पहला विश्व बंधुता, दूसरा सामाजिक संतुलन, तीसरा समता एवं समान अवसर, चौथा सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। तो दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प समता एवं समान
अवसर यानी कि इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा हमेशा समता एवं समानता के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए आपका 24 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू किया गया 2016, 1992, 1995, 1999। तो दोस्तों 25 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प 2016 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आपका 2016 में लागू किया गया। 26वां प्रश्न आपका व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक पहला बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, दूसरा व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं को विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, तीसरा विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, और चौथा विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात तीसरा, क्योंकि ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, इसलिए आपका व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, इसलिए आपका 26 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 27 नंबर पर जो प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, दूसरा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, तीसरा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, और चौथा 6 से 14 वर्ष के लिए। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अधिकारों का सुनिश्चित करता है दिव्यांग बच्चों के लिए, इसलिए आपका 27 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 28 नंबर पर जो प्रश्न है आपका विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश 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 से है। पहला अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, दूसरा सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, तीसरा शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, और चौथा शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प अधिगम की सार्वभौमिक संरचना अर्थात यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का मतलब है, तात्पर्य है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, इसलिए आपका 28 नंबर के प्रश्न में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर पर प्रश्न है आपका स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश 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 में अंतर्निहित है। पहला समायोजन, दूसरा केंद्रीकरण, तीसरा संज्ञान बोध, चौथा संज्ञान। तो दोस्तों 29 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प संज्ञान बोध यानी कि मेटाकॉग्निशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना ये सभी के सभी आपका संज्ञान बोध अर्थात मेटाकॉग्निशन के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका 29 नंबर के प्रश्न में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20वां और आखिरी प्रश्न होगा आपका बाल विकास मनोविज्ञान में जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश 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 कहा जाता है। पहला मूर्त सोच, दूसरा प्रतिक्रियावादी सोच, तीसरा सृजनात्मक सोच और चौथा अमूर्त सोच। तो दोस्तों 30 नंबर के प्रश्न में आपका फर्स्ट ऑप्शन कंक्रीट थिंकिंग यानी कि मूर्त सोच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने पास से अपने अनुभव के आधार पर सोचने लगते हैं तो उसे मूर्त सोच अर्थात कंक्रीट थिंकिंग कहा जाता है, इसलिए आपका 30 नंबर के प्रश्न में फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गणित और विज्ञान यानी कि मैथ एंड साइंस यानी कि साइंस वाले बच्चों के लिए। तो दोस्तों इसके बाद मैं आप लोग को सामाजिक अध्ययन का भी 60 प्रश्न कराऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अगर जिनका साइंस है वो लोग इस यहाँ तक के वीडियो को देखें, नहीं तो स्किप करके आप वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे चले जाइए और वहां से आप सामाजिक अध्ययन का और हिंदी का अंग्रेजी का देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं गणित और विज्ञान का यहाँ पे। तो दोस्तों मैथ और साइंस में आपका 31 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में आपका थर्ड ऑप्शन रटना यानी कि मेमोराइजेशन जो है ये आपका गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए आपका 31 नंबर के प्रश्न तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर पर जो प्रश्न है आपका गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं यह कथन। पहला सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, दूसरा असत्य क्योंकि लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, तीसरा सत्य क्योंकि त्रुटियां बच्चे की सोच को दर्शाती है और चौथा असत्य क्योंकि गणित सटीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से 32 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प सत्य क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती हैं, इसलिए आपका 32 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर पर प्रश्न है आपका आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है क्योंकि ए अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है, बी यह संचार कौशलों में सुधार करने का अवसर होगा, सी आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं,
डी, शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प दिया गया है ABCD ABC। तो दोस्तों इस प्रकार से 33 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन सी यानी कि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं, या आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात 33 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर पर प्रश्न है आपका, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाला, गणना में त्रुटि का कारण है। ए, छात्र कक्षा को उबाऊ पाता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। बी, छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। डी, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझ गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों ABC आपका इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न आपका ऑप्शन सी यानी कि दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो गलती कर रहा है। इसलिए आपका 34 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सेकंड सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी, यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? बेहद ही आसान प्रश्न दोस्तों, लगाएंगे तो इसको। तो दोस्तों इसमें पहला है आपका 4%, दूसरा 40%, तीसरा 24%, चौथा 16%। तो दोस्तों इसमें हल करने पर आपका चौथा विकल्प 16% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं हल नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें 210 प्रश्नों को हल करूंगा, जिसमें मैं मैथ और साइंस के भी 60 प्रश्नों को इसमें ऐड कर लिया हूं और सोशल साइंस के भी 60 प्रश्नों को ऐड कर लिया हूं, तो जिससे आपका टोटल 150 क्वेश्चन के बजाय 210 क्वेश्चन हो गया है। तो इसलिए मैं मैथ वाले क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा हूं। बेहद आसान प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, मैं केवल आंसर बता रहा हूं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा हिंट भी कर दूंगा। तो दोस्तों आपका 35 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प 16% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 36वां प्रश्न, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की, एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपए में बेची जाती? दोस्तों क्रय विक्रय का है ये। पहला है 400 रुपये, दूसरा 510 रुपये, तीसरा 550 रुपये, चौथा 450 रुपया। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न हल करने पर आपका 450 रुपया राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर पर प्रश्न है, नीचे तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड में का एक डेटा सेट दिया गया है, जैसे -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। डेटा का परिसर क्या है? पहला 10 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों 37 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 16 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है और परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए जाते हैं। हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, एच यानी कि हेड टेल, एच चित्त है और टी पट है। चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या है? 1/5, दूसरा 3/5, तीसरा 4/5, चौथा 2/5। तो दोस्तों इस HTT यानी कि हेड और टेल को देखते हुए आपका दूसरा ऑप्शन 3/5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39वां प्रश्न, संख्यात्मक व्यंजक 3/7 धन ब्रैकेट में -7/8 बराबर 25/56 दिखाता है कि पहला परिमेय संख्याएं विभाजन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, दूसरा परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं, तीसरा परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं और चौथा परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 40 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? पहला गोला, दूसरा पिरामिड, तीसरा प्रिज्म, चौथा शंकु। तो दोस्तों आपका 40 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प गोला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा स्फीयर, इसलिए आपका 40 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प गोला राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर पर प्रश्न है, यदि 5/7 पर घात 4 गुणे 5/7 पर घात -3 बराबर 5/7 पर घात 5x - 2 हो तो x का मान क्या होगा? दोस्तों बेहद आसान प्रश्न हल करेंगे। पहला है 4/5, दूसरा 1/5, तीसरा 2/5, चौथा 3/5। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 3/5 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। दोस्तों 42 नंबर पर प्रश्न है, मानिए कि A, B, C 3 परिमेय संख्याएं हैं जहां A बराबर 3/5, B बराबर 2/3 और C बराबर -5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला A - B - C बराबर C - A - B। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प दिया गया है। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका A प्लस ब्रैकेट में B प्लस C ब्रैकेट बंद बराबर C धन ब्रैकेट में A प्लस B बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर पर प्रश्न है, ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। पहला चित्रलेख, दूसरा हिस्टोग्राम, तीसरा पाई चार्ट, चौथा दंड आलेख। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प पाई चार्ट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है वो आपका पाई चार्ट कहलाता है, इसलिए आपका 43 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर पर प्रश्न है, यदि Q एक प्राकृतिक संख्या
p का वर्ग है तो p है, पहला q से बड़ा, दूसरा q का वर्ग, तीसरा q का वर्गमूल, चौथा q के बराबर। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प q का वर्गमूल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर पर प्रश्न है √91 प्लस √70 प्लस √121 का मान है। पहला 12, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। तो दोस्तों हल करने पर आपका तीसरा विकल्प 10 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हल करने पर मान निकालने पर बेहद आसान है, लगाना चाहेंगे तुरंत लगा देंगे। 46 नंबर पर प्रश्न है एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि एक पंक्ति में पौधों की संख्या पत्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या होगी। पहला 48, दूसरा 18, तीसरा 28, चौथा 38। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 28 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 47 नंबर पर प्रश्न है यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला उनके संबंधित मानों का अंतर एक समान बना रहता है, दूसरा उनके संबंधित मानों का अनुपात एक समान बना रहता है, तीसरा उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है और चौथा उनके संबंधित मानों का योग एक समान बना रहता है। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उनके संबंधित मानों का गुणन हमेशा एक समान बना रहता है, इसलिए आपका 47 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 48 नंबर पर प्रश्न है दिया है 7y गुणे 6। अब इसको हल करने पर ट्रिपल y आ रहा है, तब y का मान है पहला 2, दूसरा 8, तीसरा 6, चौथा 4। तो दोस्तों 48 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा हल करने पर। 49 नंबर पर प्रश्न है 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी। पहला 40 सेंटीमीटर, दूसरा 10 सेंटीमीटर, तीसरा 20 सेंटीमीटर, चौथा 30 सेंटीमीटर। दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है। 49 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन थर्ड 20 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। पहला बहुत सारी समस्याएं प्रश्न हल करना, दूसरा आईसीटी का उपयोग, तीसरा रोल प्ले, चौथा मॉडलों का प्रयोग। तो दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न में आपका थर्ड ऑप्शन रोल प्ले बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति आपका रोल प्ले होगा, इसलिए आपका 50 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 51 नंबर पर प्रश्न है अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 गुणे 4 गुणा करने को कहा। उनके छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं जिससे 96 बनता है और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। तो दोस्तों गुणा के उस रणनीति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। दूसरा, बच्चे ने गुणा करने के लिए गलत विधि का उपयोग किया है। संख्याओं को गुणा करने के लिए उसे स्थानीय मान एल्गोरिदम का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, उसे गुणा की अवधारणा समझ में नहीं आई है। चौथा, दी गई समस्या का एक गुना समस्या है और योग की समस्या नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका 51 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प आपका जो है उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर प्रश्न है बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी करनी चाहिए। पहला, विभिन्न इकाइयों में समय का रूपांतरण करना। दूसरा, समय से संबंधित वाक्यांशों के साथ पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करना। तीसरा, बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए और चौथा, बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करें। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में उसे बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय कैसे देखा जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ए, छात्र के विकास की निगरानी करना। बी, निर्देशक निर्णय लेना। सी, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। डी, प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। पहला सी, दूसरा ए, तीसरा डी, चौथा बी। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात डी आंसर जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात मूल्यांकन का जो उद्देश्य नहीं होगा वो होगा प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना, इसलिए आपका 53 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी या फिर विकल्प 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 54 नंबर पर जो प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। पहला, समस्या समाधान विधि। दूसरा, प्रदर्शन विधि। तीसरा, व्याख्यान विधि। चौथा, गतिविधि आधारित अधिगम। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प समस्या समाधान विधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका उच्च प्राथमिक स्तर में गणित पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त, अधिक उपयुक्त और बेहतरीन विधि होगी। 55 नंबर पर जो प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है। पहला, शिक्षक बोर्ड पर जो लिखता है उसका सही ढंग से नकल करना। दूसरा, एक समस्या को कई बार हल करना। तीसरा, किसी समस्या को हल करके विभिन्न तरीकों की खोज करना और चौथा, सभी सूत्रों को याद करना।
तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना अर्थात खोजपूर्ण विद्यार्थी बनना अर्थात सृजनात्मक बालक होना सबसे जरूरी होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए। इसलिए आपका 55 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर पर प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति। पहला, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह उस बच्चे को नीचा दिखाती है जो उत्तर देने में असमर्थ है। तीसरा, कक्षा को कोलाहलपूर्ण बनाती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा बात करेंगे। चौथा, बच्चों के बीच तनाव पैदा कर सकती है और उन्हें शिक्षक के अधिकार को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। इसलिए आपका 56 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर प्रश्न है एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? पहला, कक्षा 8 के शिक्षार्थी के लिए क्षेत्रफल मापन की अवधारणा एक कठिन विषय है। दूसरा, बच्चों को क्षेत्रफल की इकाइयों का उपयोग नहीं आता था। तीसरा, बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है। और चौथा, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। इसलिए आपका 57 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प अर्थात अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है, यही जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी की वजह से जो शिक्षक है वो कक्षा 8 में बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है लेकिन कई छात्र जो है क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के बीच उलझन में है, यही कारण है। चौथा विकल्प आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर प्रश्न है कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला, बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। दूसरा, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा, गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने अंतःक्रिया में सक्षम होना चाहिए। और चौथा, गणित के विषयों के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करना। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा विकल्प गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए आपका 58 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर पर प्रश्न है गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। पहला, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। दूसरा, बच्चों की समझ में अंतर जानना। तीसरा, माता पिता को प्रतिक्रिया देना। और चौथा, प्रगति रिपोर्ट भरना। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका दूसरा विकल्प से हो जाएगा, बच्चों की समझ में अंतर जानना। क्योंकि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है किस बच्चे में कौन सी समझ है और उनमें अंतर क्या है, इसी को सबसे ज्यादा नैदानिक परीक्षण में महत्व दिया जाता है। इसलिए आपका 59 नंबर के प्रश्न में बच्चों की समझ में अंतर जानना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 7वां प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। पहला, कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। दूसरा, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। तीसरा, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए। और चौथा, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए। तो दोस्तों 60वें नंबर के प्रश्न में आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका पहला विकल्प से हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वो सहायक होता है कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। इसलिए आपका 60 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 61 नंबर पर जो क्वेश्चन है ये आपका अब यहाँ से विज्ञान का प्रश्न चालू हो रहा है, गणित विज्ञान में। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? पहला, कठिन कार्य। दूसरा, खुला मस्तिष्क। तीसरा, अधिक सीखने की उत्सुकता। चौथा, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प कठिन कार्य बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण कठिन कार्य नहीं होता है। इसलिए आपका 61 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। 62 नंबर पर जो प्रश्न है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? पहला, प्रदर्शन। दूसरा, चर्चा। तीसरा, गतिविधि आधारित शिक्षण। और चौथा, उदाहरण देना। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न आपका थर्ड ऑप्शन गतिविधि आधारित शिक्षण अर्थात एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है और उसको पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि होगी वो आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा अर्थात गतिविधि आधारित शिक्षण होगा। इसलिए आपका 62 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? पहला, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। दूसरा, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। तीसरा, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना। और चौथा, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा अर्थात टू इम्बिब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स अर्थात
जो विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा वो अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति होगा। इसलिए आपका 63 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 64 नंबर पर प्रश्न है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। पहला, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। दूसरा, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा। चौथा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधि और अभ्यास। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम के आकलन के लिए सामान्य गतिविधि और अभ्यास। इसलिए आपका 64 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 65 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है। पहला, अवलोकन। दूसरा, स्थिति की कल्पना करना। तीसरा, समाधान का प्रयास करना। चौथा, निष्कर्ष निकालना। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प अवलोकन करना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि समस्या समाधान विधि का एक चरण जो है वो अवलोकन नहीं होता है। इसलिए आपका 65 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। पहला, उपयोग। दूसरा, समानताओं का चित्रण। तीसरा, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण और चौथा, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प समानताओं का चित्रण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात मैप सिमिलरिटी, क्योंकि विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण होता है, एक स्टेप होता है समानताओं का चित्रण। इसलिए आपका 66 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 68 नंबर पर प्रश्न है, 67 नंबर पे संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। पहला, जालीदार अजगर। दूसरा, वाइपर। तीसरा, एनाकोंडा। चौथा, बोआ। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जालीदार अजगर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संसार में पाए जाने वाला सबसे लंबा सर्प होता है, सबसे लंबा सांप होता है जालीदार अजगर। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, 68 नंबर पे विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। पहला, यह खुशियां लाता है। दूसरा, यह एक आसान व्यायाम है। तीसरा, यह लोगों को स्वस्थ रखता है और चौथा, यह भूख बढ़ाता है। तो दोस्तों 68 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन, यह लोगों को स्वस्थ रखता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि विश्व भर में लोगों द्वारा योग इसलिए किया जाता है कि वो लोग स्वस्थ रह सकें। 69 नंबर पर प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश 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 के द्वारा किया गया। पहला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दूसरा, रोनाल्ड रॉस। तीसरा, रॉबर्ट कोच और चौथा, एडवर्ड जेनर। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आपका 69 नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन एडवर्ड जेनर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। 70 नंबर पर प्रश्न है, 70 नंबर पे निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। पहला, सोडियम क्लोराइड। दूसरा, कॉपर सल्फेट। तीसरा, सोडियम बेंजोएट और चौथा, अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका थर्ड ऑप्शन सोडियम बेंजोएट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 71 नंबर पर जो प्रश्न है, यीस्ट का उपयोग डैश 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 के उत्पादन में किया जाता है। पहला, साधारण नमक। दूसरा, एल्कोहल। तीसरा, दही। चौथा, चीनी। तो दोस्तों 71 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एल्कोहल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यीस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। 72 यानी कि 72 नंबर पर जो क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया संबंधे एटीपी संबंधवान राइबोसोम के बाद आगे क्या होगा। तो दोस्तों फर्स्ट विटामिन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड वसा, फोर्थ प्रोटीन। तो दोस्तों 72 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन प्रोटीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है एटीपी से और राइबोसोम का संबंध होता है प्रोटीन से। इसलिए आपका 72 नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73 नंबर पर जो क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेंगे। पहला 64, दूसरा 8, तीसरा 16, चौथा 32। तो दोस्तों ये आपका 73 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प 32 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि सरल लोलक की आवृत्ति जो होगी वो आपका 16 सेकंड में 2 हर्ट्ज से गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32 अर्थात 32 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। पहला, एल्यूमिनियम। दूसरा, सोडियम। तीसरा, मैग्नीशियम। चौथा, जस्ता, जिंक। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सोडियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह सोडियम जो होता है वो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। इसलिए आपका 74 नंबर के क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सोडियम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग डैश डैश के रूप में किया जाता है। फर्स्ट, किण्वन कारक। सेकंड, ऑक्सीकारक। थर्ड, अपचायी कारक। फोर्थ, प्रति अम्ल। तो दोस्तों 75 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन प्रति अम्ल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एंटी एसिड। इसलिए आपका 75 नंबर के क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन प्रति अम्ल एंटी एसिड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर पर जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पाप की ध्वनि के साथ जलती है। तो दोस्तों फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड फोर्थ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों 76 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो पाप की ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए आपका 76 नंबर के क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर पर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शेष असंपर्क बल का के उदाहरण है।
फर्स्ट पेशी बल, सेकंड गुरुत्वाकर्षण बल, थर्ड चुंबकीय बल, फोर्थ 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों 77 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन पेशी बल मस्कुलर फोर्स बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि असंपर्क बल का उदाहरण पेशी बल होता है। 78 नंबर पर जो क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? फर्स्ट थाइमोसिन, सेकंड थायरॉक्सिन, थर्ड एड्रेनलिन, फोर्थ इंसुलिन। तो दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो होता है वह आपका इंसुलिन के लेने से नियंत्रित होता है, अर्थात जिसको डायबिटीज शुगर होता है, मधुमेह होता है, उनको लगातार इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि उनका शुगर मेंटेन रहता है, मधुमेह मेंटेन रहता है। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? पहला बिटुमेन, सेकंड मिट्टी का तेल, थर्ड सीएनजी, फोर्थ पैराफिन मोम। तो दोस्तों 79 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन सीएनजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पाद सीएनजी नहीं होता है। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, रेड डाटा बुक डैश 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 का रिकॉर्ड रखती है? पहला पशु वर्ग, दूसरा संकटापन्न प्रजातियों, तीसरा विलुप्त प्रजातियों, चौथा वनस्पति। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प संकटापन्न प्रजातियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेड डाटा बुक में उन्हीं जंतुओं के बारे में लिखा जाता है या जीव के बारे में लिखा जाता है जो जिनकी जो समाप्ति के कगार पे हो, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं, उन्हीं को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। 81 नंबर पर जो प्रश्न है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? पहला जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, दूसरा जूते को और मजबूती देने के लिए, तीसरा जड़त्व घटाने के लिए, चौथा जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जड़त्व बढ़ाने के लिए, अर्थात टू इंक्रीज फ्रिक्शन, अर्थात जूते पहनने के बाद आदमी गिरे न, फिसले न, इसलिए उसका जो है जूते का सोल असमतल किया जाता है, यानी कि असमान किया जाता है। इसलिए आपका 81 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प जड़त्व बढ़ाने के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर पर प्रश्न है, सारिका ने आसूत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? पहला, यह विद्युत का कमजोर चालक है, दूसरा यह विद्युत का सुचालक है, तीसरा यह एक विद्युत रोधी है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प यह विद्युत का कमजोर चालक है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सारिका ने जो आसूत जल को एक बोतल में लिया है और पता लगाने की कोशिश कर रही है वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो वह क्या होता है, आसूत जल जो बोतल में रहेगा वो हमेशा विद्युत का कमजोर चालक रहेगा। इसलिए आपका 82 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। तीसरा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। चौथा, सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, यह जो कथन है आपका सत्य नहीं है, अर्थात यह गलत है। इसलिए आपका 83 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पहला गोवा, दूसरा पोरबंदर, तीसरा पुरी, चौथा मुंबई। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न आपका तीसरा विकल्प पुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात का सबसे ज्यादा आने का संभावना पुरी में रहता है। इसलिए आपका 84 नंबर के प्रश्न तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतु बदलती है क्योंकि? पहला, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। तीसरा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। और चौथा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, यह जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। अब दोस्तों 86 नंबर पर प्रश्न है, दो स्तंभ ए और बी दिए गए हैं। अब इसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी को मिलान करना है सही तरीके से। इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए बी सी डी आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है स्तंभ ए में, और स्तंभ बी में राइट साइड में दिया हुआ है आपका पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक। इसी तरीके से आपको मिलान करना है। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प अर्थात पहले का चौथा होगा, वृक्ष वितान हो जाएगा आपका बड़े वृक्ष की शाखाएं। इसको मिलान करेंगे तो आपको सही तरीके से मिलान हो जाएगा। इसलिए आपका 86 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर जो प्रश्न है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। दूसरा, यह लेना आसान है। तीसरा, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। चौथा, यह निदानात्मक है। 87 नंबर के प्रश्न में दोस्तों आपका चौथा विकल्प यह निदानात्मक है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
विज्ञान में रचनात्मक आकलन जो महत्वपूर्ण है वो इसीलिए है कि वो निदानात्मक है, इसलिए आपका 87 नंबर की प्रश्न चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? पहला, शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। तीसरा, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए। और चौथा, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प अर्थात शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका 88 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर पर प्रश्न 89 नंबर पे, एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? पहला, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। दूसरा, शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना। तीसरा, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना। और चौथा, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना। तो दोस्तों 89 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक के नाते शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त जो विधि होगी वो आपका पहला होगा, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, इसलिए आपका 89 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब दोस्तों 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका मैथ और साइंस का, अर्थात विज्ञान और गणित का। साइंस वाले बच्चों के लिए एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? पहला, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। दूसरा, विज्ञान बालकों को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तीसरा, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। और चौथा, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न आपका सेकंड ऑप्शन विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, यह जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा जो आपका पार्ट है वो आपका सोशल साइंस अर्थात सोशल स्टडी अर्थात सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में आपका दोस्तों 31 नंबर पर जो आपका पहला प्रश्न है सोशल साइंस में, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 नवंबर 1947, चौथा 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, इसलिए आपका 31 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 32 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? पहला सी राजगोपालचारी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत के रियासतों को एकीकृत करने में सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? पहला स्थानीय सरकारी निकाय, दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, तीसरा राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, और चौथा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होता है यह आपका समवर्ती सूची के संविधान में समवर्ती सूची में ये शामिल है, अर्थात केंद्र और सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। 34 नंबर पर जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सी राजगोपालचारी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 34 नंबर के प्रश्न आपका तीसरा विकल्प डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 35 नंबर पर प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला बुरहान उल मुल्क, दूसरा मुर्शिद कुली खां, तीसरा नादिर शाह, चौथा अलीवर्दी खां। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प मुर्शिद कुली खान बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, इसलिए आपका 35 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। 36 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? पहला लॉर्ड कार्नवालिस, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड विलियम बेंटिक और चौथा लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने ही घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी जो उनका वंशज होगा वो शासक के रूप में बैठेगा नहीं भारत की राजगद्दी पर। 37 नंबर पर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? पहला लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कैनिंग, चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका चौथा ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा किया था कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। यह जो कथन है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहा गया था।
30 नंबर पर जो प्रश्न है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पहला बहादुर शाह जफर, दूसरा नाना साहेब, तीसरा बाजीराव प्रथम, चौथा बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों 38 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प नाना साहेब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कानपुर के नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा था, इसलिए आपका 38 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प नाना साहब बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर पर प्रश्न है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? पहला एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, दूसरा एक कहानी सुनाना, तीसरा किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना और चौथा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो दोस्तों 39 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट होगा, क्योंकि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा आपका किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, इसलिए आपका 39 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 नंबर पर प्रश्न है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, दूसरा रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, तीसरा सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह, चौथा एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो दोस्तों 40 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है एडुसैट, इसलिए आपका 40 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 41 नंबर पर प्रश्न है, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? पहला रविदास, दूसरा मीराबाई, तीसरा कबीर, चौथा गुरु नानक। तो दोस्तों 41 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प कबीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पंचवाणी और बीजक में कबीर की महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है, इसलिए आपका 41 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प कबीर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर पर जो प्रश्न है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? पहला गुप्त काल, दूसरा गुर्जर प्रतिहार काल, तीसरा राष्ट्रकूट काल, चौथा चालुक्य काल। तो दोस्तों 42 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प राष्ट्रकूट काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है यह आपका राष्ट्रकूट काल की कृति मानी जाती है, इसलिए आपका 42 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राष्ट्रकूट काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? पहला सेवा समाज, दूसरा ब्रह्म समाज, तीसरा रामकृष्ण मिशन, चौथा सत्य शोधक समाज। तो दोस्तों 43 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ब्रह्म समाज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म समाज जो है वह आपका उपनिषद में आस्था रखता था, इसलिए आपका 43 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन ब्रह्म समाज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 44 नंबर पर प्रश्न है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला वायु तापमान, दूसरा वायु वेग, तीसरा वायु दाब, चौथा वायु दिशा। तो दोस्तों 44 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प वायु दिशा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है, इसलिए आपका 44 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर पर प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला बहिर्मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल। तो दोस्तों 45 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बाह्य मंडल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायुमंडल की बाह्य मंडल की जो परतें हैं वो रेडियो तरंगों के संचरण में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। 40 नंबर पर जो प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। अब दोस्तों ये चित्र आपके सामने है और इस चित्र को देखते हुए आपको बताना है, जैसे विकल्प दिया गया है, पहला है आंतरिक कोण, बाहरी कोण, मेटल परपटी, दूसरा परपटी, मेटल, बाहरी कोण, आंतरिक कोण, इसी तरीके से तीसरा मेटल परपटी, बाहरी कोण, आंतरिक कोण, इसी तरीके से आपका चारों विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों 46 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प जो है आंतरिक कोण, बाहरी कोण, मेटल और परपटी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर पर प्रश्न है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। अब दोस्तों ये चित्र देख करके आपको बताना है कि यह क्या दर्शा रहा है। पहला है लघु ज्वार भाटा, दूसरा सूर्य ग्रहण, तीसरा चंद्र ग्रहण, चौथा बृहद ज्वार भाटा। तो दोस्तों 47 नंबर के प्रश्न में आपका पहला जो विकल्प है लघु ज्वार भाटा, यह जो है चित्र देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह लघु ज्वार भाटा को दर्शाता है, इसलिए आपका 47 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प लघु ज्वार भाटा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर पर प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है जो कहलाता है? पहला चांप झील, दूसरा तटबंध, तीसरा बाण का मैदान, चौथा विसर्प। तो दोस्तों जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह ऐसे ऐसे मुड़ती है, ऐसे मुड़ती है, तो यह जो होता है आपका विसर्प कहलाता है, इसलिए आपका 48 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 49 नंबर पर जो प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? पहला जल मार्ग, दूसरा वायु मार्ग, तीसरा रेल मार्ग, चौथा सड़क मार्ग। तो दोस्तों दुर्गम क्षेत्रों में जाने के लिए आपका वायु मार्ग जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर दुर्गम जगहों पर ना जल मार्ग से पहुंचा जा सकता है, ना रेल मार्ग से, ना सड़क मार्ग से, इसलिए आपका वायु मार्ग सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
50वां प्रश्न है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? पहला मानव भूगोल, दूसरा नगरीय भूगोल, तीसरा जैव भूगोल, चौथा जनसांख्यिकी। तो दोस्तों 50 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जनसांख्यिकी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भूगोल की जो शाखा विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित होती है वह आपका जनसांख्यिकी कहलाती है। 51 नंबर पर जो प्रश्न है, अभिकथन ए और आर को देखिए। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, और आर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। अब दिए गए विकल्प को सही पहचानिए। पहला है ए असत्य है और आर सत्य है, दूसरा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है, तीसरा ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प ए और आर दोनों सत्य तो हैं लेकिन आर जो है वो ए को स्पष्ट नहीं करता है, इसलिए आपका 51 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला कोयला, दूसरा ईंधन, तीसरा प्राकृतिक गैस, चौथा सौर ऊर्जा। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सौर ऊर्जा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा जो होता है वह ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होता है, इसलिए आपका 52 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प सौर ऊर्जा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? पहला पीसी कल्चर, दूसरा सेरी कल्चर, तीसरा विटी कल्चर, चौथा हार्टिकल्चर। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प पीसी कल्चर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन कहलाता है वो आपका पीसी कल्चर कहलाता है। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? पहला खाड़ी, दूसरा जलसंधि, तीसरा स्थल संधि और चौथा द्वीप। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प स्थल संधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्थल का वह एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है वह स्थल संधि कहलाता है, इसलिए आपका 54 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? पहला यूरोप, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा दक्षिण अमेरिका, चौथा अफ्रीका। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। पहला इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र, दूसरा इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान, तीसरा इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र और चौथा इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र। तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है वो आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, इसलिए आपका 56 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 57 नंबर पर प्रश्न, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? पहला निपुणात्मक अधिगम, दूसरा व्याख्यात्मक शिक्षण, तीसरा संरचनात्मक प्रशिक्षण और चौथा अनुकरण। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प व्याख्यानात्मक शिक्षण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आगमनात्मक अधिगम आपका व्याख्यानात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है, इसलिए आपको 57 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर पर प्रश्न है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। पहला ए और बी दोनों सत्य है, दूसरा ए सत्य है बी असत्य है, तीसरा ए असत्य है बी सत्य है, चौथा ए और बी दोनों असत्य हैं। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ए सत्य है और बी असत्य है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर पर प्रश्न है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? पहला आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, दूसरा इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, तीसरा अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, चौथा मीट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े जो है वो अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं, इसलिए आपका 59 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर पर प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां डैश डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। पहला राजनीति विज्ञान, दूसरा इतिहास, तीसरा अर्थशास्त्र, चौथा भूगोल। तो दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प भूगोल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां भूगोल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती हैं, इसलिए आपका 60 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 61 नंबर पर प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? पहला प्राथमिक और तृतीयक दोनों, दूसरा प्राथमिक, तीसरा द्वितीयक, चौथा तृतीयक। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प द्वितीयक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह आपका द्वितीय प्रकार का स्रोत माना जाता है, इसलिए आपका 61 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 62 नंबर पर प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं?
पहला आधुनिक, दूसरा अनन्य, तीसरा विशेष और चौथा समावेशी। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प समावेशी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी आपका समावेशी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, इसलिए आपका 62 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 63 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से। इसके लिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों का योजना बनाना चाहिए। पहला जीन पियाजे, दूसरा CL ऑडेन, तीसरा D पर्सेल, चौथा JH बेल। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प जीन पियाजे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन जो है आपका जीन पियाजे के द्वारा कहा गया था। 64 नंबर पर जो प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि पहला परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करे, दूसरा छात्रों को बहुत सारी चर्चाओं में लगाए, तीसरा उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दे, चौथा काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करे। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न दूसरा विकल्प छात्रों को बहुत सारी चर्चाओं में लगाए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को बहुत सारी चर्चाओं में लगाए, इसलिए आपका 64 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 65 नंबर पर जो प्रश्न है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? पहला अमूर्त सोच, दूसरा आलोचनात्मक सोच, तीसरा जटिल सोच, चौथा बुद्धिमान सोच। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प आलोचनात्मक सोच बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करती है, यह सोच आपका आलोचनात्मक सोच कहलाती है, इसलिए आपका 65 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर पर प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? पहला स्लेट, दूसरा पशु अंगों के अवशेष, तीसरा ग्रेफाइट, चौथा पौधों और खनिज। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प पौधों और खनिज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग आपका पौधों और खनिज पदार्थों की सामग्री से प्राप्त किया गया था, इसलिए आपका 66 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प पौधे और खनिज बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। 67 नंबर पर प्रश्न है, 67 नंबर पे सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश डैश पर लिखी गई थी? पहला लकड़ी, दूसरा ताड़ पत्रों पर, तीसरा पत्थरों, चौथा कागज। तो दोस्तों 67 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प ताड़ पत्रों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पुरानी पांडुलिपियां आपका ताड़ पत्रों पर लिखी गई थी। 68 नंबर पर जो प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पहला महापाषाण काल, दूसरा पूरा पाषाण काल, तीसरा मध्य पाषाण काल, चौथा नवपाषाण काल। तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पूरा पाषाण काल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मानव इतिहास में पूरा पाषाण काल की जो अवधि है वो सबसे लंबी है। 69 नंबर पर प्रश्न, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोस्तों पहला आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, यह भी कथन सही है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, यह भी सही है, इसलिए आपका 69 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन पहला जो है ए और बी दोनों सत्य है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 70 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा गुजरात। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प गुजरात बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले, इसलिए आपका 70 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प गुजरात बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 71 नंबर पर प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पहला प्राकृत, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा पाली, तीसरा पाली, चौथा संस्कृत। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प संस्कृत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद जो है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, इसलिए आपका 71 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प संस्कृत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 नंबर पर जो प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे? पहला अजातशत्रु, दूसरा महावीर, तीसरा प्रसेनजीत, चौथा बिंबिसार। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बिंबिसार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। 73 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला संघ, दूसरा बुद्ध, तीसरा धम्म, चौथा अहिंसा। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प अहिंसा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में आपका संघ, बुद्ध, धम्म शामिल है, लेकिन अहिंसा शामिल नहीं है, इसलिए आपका 73 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 74 नंबर पर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विधानसभा के सदस्य विधायक, दूसरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, चौथा लोकसभा सदस्य।
तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प विधानसभा के सदस्य विधायक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला संसदीय और संघीय, दूसरा संसदीय और एकात्मक, तीसरा राष्ट्रपति और संघीय, चौथा राष्ट्रपति और एकात्मक। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प संसदीय और संघीय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। 76 नंबर पर जो प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला 74, दूसरा 48, तीसरा 84, चौथा 47। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प 84 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जातियों के लिए आपके 84 संसदीय निर्वाचित क्षेत्र को आरक्षित किया गया है संविधान में। 77 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों 77 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प समानता का अधिकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समानता के अधिकार के हिसाब से अस्पृश्यता प्रथा के कारण जो है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। 78 नंबर पर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला संपत्ति का अधिकार, दूसरा शिक्षा का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की आजादी का अधिकार। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प संपत्ति का अधिकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार आपका मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। 79 नंबर पर प्रश्न है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? पहला वंश, दूसरा शारीरिक विकलांगता, तीसरा लिंग, चौथा जाति। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जाति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अस्पृश्यता जो है वह जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प राज्यपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करवाता है। 81 नंबर पर प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए आपका 81 नंबर के प्रश्न पहला विकल्प सही होगा। 82 नंबर पर प्रश्न है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? पहला सांसद और विधायक, दूसरा मंत्रियों की परिषद, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा सांसद। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प सांसद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 83 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा गृह मंत्री, चौथा राष्ट्रपति। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प राष्ट्रपति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक का दर्जा दिया गया है। 84 नंबर पर प्रश्न निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा गृह मंत्री और चौथा राज्यपाल। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प राज्यपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत में राज्य का पहला नागरिक आपका राज्यपाल को माना जाता है और देश में पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति को माना जाता है। 85 नंबर पर प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है? पहला 16वीं, दूसरा 13वीं, तीसरा 14वीं, चौथा 15वीं। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प 16वीं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 नंबर पर प्रश्न है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पहला रामनाथ कोविंद, दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा प्रतिभा पाटिल, चौथा एम वेंकैया नायडू। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका पहला विकल्प रामनाथ कोविंद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर पर जो प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला नागरिकों के अधिकार, दूसरा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तीसरा सरकार का ढांचा और चौथा राजनीतिक दलों के नाम। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प राजनीतिक दलों के नाम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान में राजनीतिक दलों का नाम शामिल नहीं है। 88 नंबर पर जो प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री। तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है राष्ट्रपति, इसलिए आपका 88 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प राष्ट्रपति राइट ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सी राजगोपालचारी, तीसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि संविधान सभा का अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 90 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन में आर्ट वाले बच्चों के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला सी राजगोपालचारी, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा बी पट्टाभी सीतारामैया, चौथा टीटी कृष्णमाचारी। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प सी राजगोपालचारी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। इस प्रकार दोस्तों आपका सामाजिक अध्ययन का 60 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों चौथा भाग है आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, और हिंदी भाषा में आपका 91 नंबर पर पहला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पहला चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, दूसरा केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, तीसरा घर की भाषा सुनने बोलने को मिले और चौथा लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले।
तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना सीखने के लिए यही आवश्यक होगा। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं डैश 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 से का माध्यम है। पहला सुनने, दूसरा लिखने, तीसरा पढ़ने, चौथा बातचीत करने। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प बातचीत करने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। 93 नंबर पर प्रश्न है, लड़के होकर रोते हो यह कथन पहला भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, दूसरा भाषा को बच्चे की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, तीसरा भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, और चौथा भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न का चौथा विकल्प भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 94 नंबर पर जो प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। पहला कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, दूसरा कहानी में संवाद होना आवश्यक है, तीसरा कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, चौथा कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न का पहला विकल्प कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, इसलिए आपका 94 नंबर के प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। 95 नंबर पर जो प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में पहला शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, दूसरा भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, तीसरा अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, और चौथा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसलिए आपका 95 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस क्वेश्चन पर आपकी क्या राय है। पहला भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, दूसरा यह बिल्कुल संभव नहीं है, तीसरा यह बहुत हद तक संभव है, और चौथा हर भाषा की अपनी लिपि होती है। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प यह बहुत हद तक संभव है, इसलिए आपका 96 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के डैश डैश के में है, पहला प्रारंभ, दूसरा पढ़ने, तीसरा अध्याय, चौथा केंद्र। तो दोस्तों भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, इसलिए आपका 97 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 98 नंबर पर प्रश्न है, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि पहला अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है, दूसरा किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, तीसरा सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, चौथा कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जैसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। इसलिए आपका 98 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, इसलिए आपका 98 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 99 नंबर पर प्रश्न है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से पहला लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, दूसरा भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, तीसरा व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, चौथा किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह माना जा सकता है कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विभिन्न संदर्भों के प्रयोग करने की समझ बनती है। 100 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है, पहला विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, दूसरा विज्ञान की भाषा को समझना, तीसरा विज्ञान विषय को गहराई से जानना, चौथा विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। तो दोस्तों 100 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प विज्ञान की भाषा को समझना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 101 नंबर पर जो प्रश्न है, लेखन क्षमता के आकलन के लिए पहला लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, चौथा अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। तो दोस्तों 101 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लेखन क्षमता के आकलन के लिए जरूरी है कि अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखा जाए। 102 नंबर पर जो प्रश्न है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, पहला विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, दूसरा पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, तीसरा पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, चौथा पाठ कठिन और अस्पष्ट है। तो दोस्तों 102 नंबर के प्रश्न में तीसरा विकल्प पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 103 नंबर पर प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास पहला बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, दूसरा पाठ को समझने में मदद करते हैं, तीसरा बच्चों को तार्किक बनाते हैं, चौथा बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों 103 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प पाठ को समझने में मदद करते हैं, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर पर प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है, पहला पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, दूसरा बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, तीसरा प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, चौथा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। तो दोस्तों 104 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प जो है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
105 नंबर पर प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप पहला उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, दूसरा उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, तीसरा उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे और चौथा उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। तो दोस्तों 105 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 106 नंबर से लेकर के 113 नंबर तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके इस गद्यांश से होंगे। तो पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर आपका 106 नंबर पर जो प्रश्न है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। तो दोस्तों आपका ये उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, स्वतंत्रता, समानता, इसलिए आपका 106 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर पर प्रश्न, आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। पहला सदस्यों ने, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तीसरा देश की जनता ने, चौथा ब्रिटिश सरकार ने। तो दोस्तों 107 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प देश की जनता ने बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 108 नंबर पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है। पहला विचारों की अभिव्यक्ति, दूसरा समानता, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 108 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य जो होता है वो आपका विचारों की अभिव्यक्ति, समानता, स्वतंत्रता ये तीनों होता है, इसलिए आपका 108 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 109 नंबर पर प्रश्न, आंदोलन का क्या असर पड़ा। पहला लोकतंत्र स्थापित हो गया, दूसरा ब्रिटिश शासक चले गए, तीसरा सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, चौथा लोगों की हिस्सेदारी मिल गई। तो दोस्तों 109 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 110 नंबर पर प्रश्न है, कांग्रेस की मांग क्या थी। पहला आजादी दो, दूसरा भारतीय पुरजोर विरोध करें, तीसरा विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, चौथा अंग्रेजों भारत छोड़। तो दोस्तों 110 नंबर के प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प विधायिका में चुने हुए सदस्य हों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 111 नंबर पर प्रश्न है, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। पहला संघर्ष मनुष्य को निखारता है, दूसरा संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, तीसरा संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, चौथा संघर्ष मनुष्य को भटकाता है। तो दोस्तों 111 नंबर के प्रश्न आपका पहला विकल्प संघर्ष मनुष्य को निखारता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 112 नंबर पर प्रश्न है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। पहला खुलेआम नाक बज रही थी, दूसरा खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, तीसरा खुलेआम बरसात हो रही थी, चौथा खुलेआम बुराइयां हो रही थी। तो दोस्तों 112 नंबर के प्रश्न आपका चौथा विकल्प जो है या आपका गद्यांश में दिया हुआ है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, इसलिए आपका 112 नंबर के प्रश्न चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 113 नंबर पर प्रश्न है, दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा। पहला सभी चुपचाप से थे, दूसरा चढ़ता गिरता गया, तीसरा हवा का कम हो गया, चौथा भीड़ भाड़ से था। तो दोस्तों 113 नंबर के प्रश्न आपका तीसरा विकल्प हवा का दबाव कम हो गया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 114 से लेकर के 120 तक के जो प्रश्न होंगे वो आपके इस कविता से होंगे। तो पहले इस कविता को पढ़ लेते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग।
और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उससे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस कविता के ऊपर आपका 114 नंबर पर जो प्रश्न है, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है, तो यह दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोगी। क्योंकि आपका इस कविता में दिया हुआ है संगीतकार के माध्यम से कवि जो है वो आपका सहयोगियों की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए आपका 114 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 115 नंबर पर जो प्रश्न है, चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है? पहला पत्थर की आवाज़, दूसरा मोटी आवाज़, तीसरा पुरुष की आवाज़, चौथा गंभीर आवाज़। तो दोस्तों 115 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प गंभीर आवाज़ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 116 नंबर पर प्रश्न है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरों को गाते हुए वह? पहला बेलगाम हो जाता है, दूसरा भटक जाता है, तीसरा लीन हो जाता है, चौथा बेसुरा हो जाता है। तो दोस्तों 116 नंबर के प्रश्न में आपका कविता के हिसाब से तीसरा विकल्प लीन हो जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 117 नंबर पर प्रश्न है, अनहद शब्द में पहला हद प्रत्यय है, दूसरा अ उपसर्ग है, तीसरा द प्रत्यय है, चौथा अन उपसर्ग है। तो दोस्तों 117 नंबर के प्रश्न में आपका चौथा विकल्प अन उपसर्ग है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 118 नंबर पर प्रश्न, राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है? पहला भयभीत स्वर, दूसरा बुझता हुआ स्वर, तीसरा ऊंचा स्वर, चौथा उदास स्वर। तो दोस्तों 118 नंबर के प्रश्न आपका दूसरा विकल्प जो है बुझता हुआ स्वर, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर पर प्रश्न है, संगीतकार का अर्थ है? पहला गायक को बिखरने से बचाने वाला, दूसरा गायक का साज उठाने वाला, तीसरा गायक के साथ रहने वाला, चौथा गायक के साथ गाने वाला। दोस्तों 119 नंबर के प्रश्न में आपका कविता के हिसाब से गायक को बिखरने से बचाने वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, वही आपका संगीतकार होगा। 120 नंबर पर प्रश्न है, ढांढस बंधाना का अर्थ है? पहला रक्षा सूत्र बांधना, दूसरा तसल्ली देना, तीसरा आशीर्वाद देना, चौथा आज्ञा देना। तो दोस्तों 120 नंबर के प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प तसल्ली देना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ढांढस बंधाने का मतलब होता है तसल्ली देना। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी के 30 प्रश्न। दोस्तों सेकंड लैंग्वेज है आपका इंग्लिश भाषा और ये आपका 5वां पार्ट होगा और इस 5वें पार्ट में सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। और इंग्लिश में आपका पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 121 to 135 बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, यानी कि सबसे सही विकल्प को चुन करके बताना है 121 से लेकर के 135 नंबर तक के प्रश्न को। तो 121 नंबर पर 121 नंबर पर जो क्वेश्चन है, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ? फर्स्ट नेटिव लैंग्वेज, सेकंड टारगेट लैंग्वेज, थर्ड फॉरेन लैंग्वेज, फोर्थ पिक्टोरियल लैंग्वेज। तो दोस्तों 121 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन टारगेट लैंग्वेज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ टारगेट लैंग्वेज। तो आपका सेकंड ऑप्शन 121 नंबर के प्रश्न में राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज? फर्स्ट ए बर्डन, सेकंड मेथोडोलॉजी, थर्ड एन एसेट, फोर्थ एन इंटरफेरेंस। तो दोस्तों 122 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन एन एसेट बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 123 नंबर पर जो क्वेश्चन है, नोट टेकिंग इज डन? फर्स्ट वाइल राइटिंग एन एसे, सेकंड ड्यूरिंग ए लेक्चर, थर्ड वाइल रीडिंग ए रिव्यू, फोर्थ ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क। तो दोस्तों नोट टेकिंग जो होता है वो आपका लेक्चर के दौरान होता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन ड्यूरिंग ए लेक्चर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 124 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज? फर्स्ट ओल्ड मेथड, सेकंड डायरेक्ट मेथड, थर्ड क्लासिकल मेथड, फोर्थ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों 124 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट मेथड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 125 नंबर पे क्वेश्चन है, टू वर्ड हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नोन एज होमोनिम्स। दोस्तों क्योंकि कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो उच्चारण और शब्द में एकदम सेम टू सेम होंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो अलग, वो जो उनका मीनिंग होगा वो अलग होता है, इसलिए आपका इसको होमोनिम्स कहते हैं। 126 नंबर पे जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर? फर्स्ट परस्पेक्चुअल थिंकिंग, सेकंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, थर्ड कंसेप्चुअल थिंकिंग, फोर्थ एसोसिएटिव थिंकिंग। दोस्तों 126 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन इमेजिनेटिव थिंकिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि ये जो इमेजिनेटिव थिंकिंग है ये आपका नेसेसरी नहीं है लैंग्वेज में। 127 नंबर पर जो क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली? फर्स्ट मोटिवेशनल टीचिंग, सेकंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थर्ड स्ट्रक्चरल टीचिंग, फोर्थ सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों 127 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन स्ट्रक्चरल टीचिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली स्ट्रक्चरल टीचिंग। 128 नंबर पर जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड सीज देम एज ए होल पर्सन? फर्स्ट CCLL, सेकंड CLT, थर्ड SLT, फोर्थ साइलेंट वे। तो दोस्तों 128 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन CLL बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
129 नंबर पर जो क्वेश्चन है, राइटिंग इज द डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। फर्स्ट सिस्टमैटिक, सेकंड अल्फाबेटिकली, थर्ड ग्राफिकल, फोर्थ फोनेटिक। तो दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन ग्राफिकल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड। 130 नंबर पर जो क्वेश्चन है, व्हेन ए टीचर यूजेज रियलिया टू टीच वोकैबुलरी एंड ग्रामर, सी इज फर्स्ट टीचिंग थ्रू ट्रू स्टोरीज, सेकंड यूजिंग रोल प्ले एज ए लर्निंग डिवाइस, थर्ड यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन, फोर्थ यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों रियलिया का जो मतलब होगा, तो दोस्तों 130 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन आपका रियलिया के अंतर्गत यही आता है। रियलिया का मतलब होता है यूजिंग रियल ऑब्जेक्ट एक्शन एंड रियल लाइफ सिचुएशन, इसलिए आपका 130 नंबर के क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 131 नंबर पर जो क्वेश्चन है, ए पोएम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट ए वर्ड इज कॉल्ड। फर्स्ट हाइकू, सेकंड एलिटरेटिव, थर्ड इपिक, फोर्थ एक्रोस्टिक। तो दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन एक्रोस्टिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ए पोएम हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट ए वर्ड इज कॉल्ड एक्रोस्टिक। 132 नंबर पर जो क्वेश्चन है, डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू फर्स्ट वॉइस क्वालिटी, सेकंड एप्रोप्रिएट गेस्चर, थर्ड क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल, फोर्थ करेक्ट ग्रामेटिकल यूजेस। तो दोस्तों 132 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एप्रोप्रिएट गेस्चर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज डेकोरम इन स्पोकन इंग्लिश परटेन्स टू एप्रोप्रिएट गेस्चर। 133 नंबर पर क्वेश्चन है, इंक्वायरी बेस्ड क्यूरिकुलम इज बेस्ड ऑन फर्स्ट एनालॉजिकल रीजनिंग, थर्ड सेकंड डिडक्टिव रीजनिंग, थर्ड इंडक्टिव रीजनिंग, फोर्थ ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। तो दोस्तों 133 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन ह्यूरिस्टिक रीजनिंग बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज इंक्वायरी बेस्ड क्यूरिकुलम इज बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक रीजनिंग। 134 नंबर पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल वर्ड। फर्स्ट कंजक्शन, सेकंड ऑक्सिलरी, थर्ड प्रीपोजिशन, फोर्थ ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों 134 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रक्चरल वर्ड में आपका कंजंक्शन, ऑक्सिलरीज और प्रीपोजिशन ये सभी आते हैं, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 नंबर पर क्वेश्चन है, कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स फर्स्ट गुड वोकैबुलरी, सेकंड स्टोरी आइडियाज, थर्ड प्रॉपर पंक्चुएशन, फोर्थ इमेजिनेशन। तो दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन प्रॉपर पंक्चुएशन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड्स प्रॉपर पंक्चुएशन। सो आपका 135 नंबर के क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका 136 से लेकर के 144 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे आपके इस लंबे चौड़े पैसेज से होंगे, तो पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लाई इन इट्स ट्रेडिशन इन द फ्यूजन ऑफ द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंडिपेंडेंस विच वाज characteristic of the Indian national movement long before independence. Although the British retained supreme authority over India until 1947, the provincial elections of 1937 provided real exercise in democratic practice before national independence. During the Pacific War, India was not overrun or seriously invaded by the Japanese, and after the war was over, the transfer of power to a government of the Indian Congress Party was a peaceful one as far as Britain was concerned. By 1947, Indianization had already gone far in the Indian civil services and army, so that the new government could start with effective instruments of central control. After independence, however, India was faced with the two vast problems. The first, that of ethnic diversity, and the aspirations of sub-nationalistics. The Congress leadership was more aware of the former problem than of the second, as a new political elite which had rebelled not only against the British Raj but also against India's social order. They were conscious of the need to initiate economic development and undertake social reforms, but as nationalists who had led a struggle against alien rule on behalf of all parts of India, they took the question of the Indian nation too much for granted and underestimated the centrifugal force of ethnic division, which were bound to be accentuated rather than diminished as popular masses were more and more drawn into politics. The Congress Party was originally opposed to the idea of recognizing any division of India on a linguistic basis and preferred to retain the old
provisions of British India, which often cut across linguistic boundaries. It was only in response to strong pressure from below that the principle of linguistic states was considered as the basis of a federal Indian Union. The right granted to the state created new problem for the central government. The idea of making Hindi the national language of United India was thwarted by the recalcitrance of the speakers of other important Indian language, and the autonomy of the states rendered central economic planning extremely difficult. Land reforms remained under the control of the state, and many large-scale economic projects required a degree of cooperation between the central government and one or more of the states, which it was found impossible to achieve. Coordination of policies was difficult even when the Congress party was in power both in the state and at the center. When a Congress government in Delhi was confirmed with non-Congress party in office in the state. तो ये पूरी कहानी आपका भारत जैसे ही आज़ाद हो रहा था ब्रिटिश शासन से उस समय की है, और उसमें कांग्रेस पार्टी में किस तरीके से जब आज़ादी भारत को मिल रही थी उसमें भारत को केंद्र और राज्य में बांटा जा रहा था, और कैसे आपका एक लैंग्वेज के ऊपर अलग राज्य बनाया जा रहा था, उसी के ऊपर पूरा ये कहानी है। तो दोस्तों इस कहानी के ऊपर आपका, इस स्टोरी के ऊपर आपका 136 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश भाषा में, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड थ्वार्टेड एज यूज इन द पैसेज। तो जो थ्वार्टेड वर्ड यूज हुआ है उसका समानार्थी शब्द होगा। फर्स्ट डाइवर्टेड, सेकंड अपोज, थर्ड इंप्लीमेंटेड, फोर्थ एक्सेप्टेड। तो दोस्तों 136 नंबर के क्वेश्चन में थ्वार्टेड का जो सिमिलर होगा वो आपका अपोज होगा। 137 नंबर पे जो क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीडेड एज यूज इन द पैसेज। यानी कि पैसेज में जो कंसीडेड वर्ड यूज हुआ है उसका अपोजिट वर्ड बताना है, उसका अपोजिट वर्ड बताना है। फर्स्ट विथड्रॉन, सेकंड क्रिटिसाइज, थर्ड रिजेक्टेड, फोर्थ डिनाउंस। तो दोस्तों 137 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन रिजेक्टेड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंसीडेड का अपोजिट मीनिंग होगा, विलोम शब्द होगा आपका रिजेक्टेड। 138 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाई वाज सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग फाउंड टू बी डिफिकल्ट। First, lack of will in implementing land reform. Second, multiplicity of state and union territories. Third, lack of coordination in different government departments. Fourth, autonomy given to the state in certain matters. तो दोस्तों 138 नंबर क्वेश्चन आपका फोर्थ ऑप्शन ऑटोनॉमी गिवन द स्टेट एंड सर्टेन मैटर्स, इसलिए आपका 138 नंबर क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वाज इंडिया फेस विथ आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट, increasing the production from a very low level. Second, military attack from across the border. Third, lack of coordination between the central and state government. Fourth, improper coordination of various government policies. तो दोस्तों 139 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो आपका 139 नंबर क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वाज नॉट अप्रोप्रिएटली रियलाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेकंड, इथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल। थर्ड, ए नेशनल लैंग्वेज फॉर द कंट्री। फोर्थ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज। तो दोस्तों 140 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज आपका यही जो है आपका ये गवर्नमेंट के बीच में तो दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन एथनिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका पैसेज में दिया भी हुआ है। 141 नंबर पर जो क्वेश्चन है, विच अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैन बी seated as exercise in democratic practice in India before independence. First, several democratic institutions created by the Indian National Congress. Second, the handing over the power by British to India. Third, the Indianization of the Indian civil services. Fourth, none of the above. तो दोस्तों 141 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई विकल्प जो है वो सही नहीं होगा, इसलिए आपका 141 नंबर के क्वेश्चन में नन ऑफ द एबव फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे में दिया नहीं हुआ है। 142 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। फर्स्ट, द कांग्रेस लीडरशिप वाज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। Second, the Congress party was originally opposed to the idea of division of the state on linguistic basis. Third, economic development and social reforms were initiated soon after independence. Fourth, the political elite in India rebelled against the British Raj. तो दोस्तों 142 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन द कांग्रेस लीडरशिप वाज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इथनिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका पैसे में दिया हुआ है। 143 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाई वाज द लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट एक्सेप्टेड। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द स्टेट वेयर
exerted on the central government to create such state. Second, the state were not cooperating with the central government. Third, non-Congress government in the state demanded such a recognition of the state. फोर्थ, नो कॉमन नेशनल लैंग्वेज कुड बी इमर्ज। तो दोस्तों 143 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है स्ट्रॉन्ग प्रेशर फ्रॉम द स्टेट वेयर एक्सर्टेड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट सच स्टेट। तो दोस्तों आपका 143 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका पैसेज में दिया हुआ है। 144 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इंडिया वाज नॉट ओवररन बाय द जापानीज ड्यूरिंग द पैसिफिक वॉर बिकॉज फर्स्ट, जापान वाज स्केप्टिकल अबाउट इट्स सक्सेस इन वॉर। सेकेंड, जापान हैड फ्रेंडली रिलेशन विथ ब्रिटेन। थर्ड, जापान वाज इंटरेस्टेड इन इंडिया फ्रीडम। फोर्थ, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों 144 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द एबव बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज आपका पैसेज में ये सब सारी चीजें दी ही नहीं हुई है। दोस्तों 145 से 150 तक के जो क्वेश्चन होंगे वे आपके इस पैसेज से होंगे, तो पैसेज को पढ़ लिया जाए। तो दोस्तों पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ए प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रांसिस बेकन रोट इन हिज टाइमलेस मेडिटेशन ऑन द सब्जेक्ट, is the easy and discharge of the fullness and swelling of the heart, which passion of all kinds do cause and induce. For through friendship was one of life's great reward, but in today's cultural landscape of muddled relationship scattered across various platforms for connecting, amidst constant debates about whether our Facebook friendship are making us more or less happy, it pays to consider what friendship actually is. That is precisely what Kani philosophy professor Massimo Figuisi explored in Answer for the Aristotle, How Science and Philosophy Can Lead Us to a More Meaningful Life public library, which also gave us this provocative read on the science of what we call intuition. Philosopher and cognitive scientists agree that friendship is an essential ingredient of human happiness, but beyond the dry academic definition like say voluntary interdependence between two persons over time, which is intended to facilitate socio-emotional goals of the participant, and many involves varying type and degrees of companionship, intimacy, affection, and mutual assistance, lie a body of compelling research that sheds light on how precisely friendship augment happiness. The way friendship enhance well-being, it turns out, has nothing to do with quantity and everything to do with quality. Researchers confirm that it is not the number of friends or in the case of Facebook friend. तो दोस्तों ये फेसबुक पे किस तरीके से दोस्ती बढ़ती है, लेकिन उस दोस्ती में कहीं कोई महत्व नहीं होता है, केवल फ्रेंड बन जाते हैं लेकिन कहीं बातचीत कोई मतलब नहीं होता है। उसी के बारे में, दोस्ती के बारे में पूरा बताया जा रहा है कि फ्रेंडशिप कितना आवश्यक है आपके जीवन में। तो इस पैसेज के ऊपर आपका 145 यानी कि 145 नंबर पर जो क्वेश्चन है, द चेंज इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच हैज फोर्स us to rethink the concept of friendship is first, friendship are not possible in the real world anymore due to over competition. Second, Bacon and theories are no longer available to read. Third, the arrival of social media on the scene. Fourth, there is more interest in the sciences. तो दोस्तों 145 नंबर के क्वेश्चन में आपका थर्ड ऑप्शन द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 146 नंबर पे जो क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इज इट ट्रू? फर्स्ट, one needs to find one's happiness alone with peace of mind. Second, yes, researchers have proven that friendship does lead to happiness. Third, no, there is no relationship between friendship and happiness. Fourth, friends cannot make each other happy. तो दोस्तों 146 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकंड ऑप्शन यस, रिसर्चर्स हैव प्रूवन दैट फ्रेंडशिप डज लीड टू हैप्पीनेस, ये आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि शोधकर्ताओं ने शोध किया है कि मित्रता आपकी खुशी का कारण बन सकता है, इसलिए आपका 146 नंबर के प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 147 नंबर पे जो क्वेश्चन है, डिड पिगलुइक बुक डिस्कस इंट्यूशन टू? फर्स्ट, यस। सेकंड, नो, इट ओनली डिस्कस फ्रेंडशिप। थर्ड, इट जस्ट एक्सप्लेन साइंस एंड फिलोसॉफी। फोर्थ, इट डिस्कस एरिस्टोटल थ्योरीज। तो दोस्तों 147 नंबर के क्वेश्चन में आपका फर्स्ट ऑप्शन यस बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पिगलुइक बुक में आपका इंट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया है। 148 नंबर पर जो क्वेश्चन है, इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट?
फर्स्ट, नो क्वालिटी कम्स ऑटोमेटिकली विथ क्वांटिटी। सेकंड, नो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स, क्वालिटी डज नॉट मैटर। थर्ड, नो नंबर ऑफ कमेंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज इंपॉर्टेंट, नॉट द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है यस इट मैटर। तो दोस्तों 148 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन यस इट मैटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, यानी कि मित्रता में यह महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो संबंध है वो कितना मजबूत है या जरूरी होना चाहिए, इसलिए आपका 148 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प राइट ऑप्शन हो जाएगा। 149 नंबर पर जो क्वेश्चन है, एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट आर द डिबेट्स अबाउट। फर्स्ट, थोरोई एंड एरिस्टोटल थिंकिंग इज ए लॉगरहेड्स। Second, they are centered around whether our Facebook friends are helping us become more or less happy. Third, there are no debates around friendship. Fourth, the quality of comments of social media is debatable. तो दोस्तों 149 नंबर के क्वेश्चन में आपका सेकेंड ऑप्शन, दे आर सेंटर्ड अराउंड वेदर आवर फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस हैप्पी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिकॉज आपका ये पैसे में दिया हुआ है, इसलिए आपका 149 नंबर के क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका CTET 9 दिसंबर 2018 पेपर सेकंड जूनियर स्तर की जो परीक्षा हुई थी द्वितीय पाली में, उस परीक्षा में जो 150 नंबर पर अंग्रेजी भाषा में आखिरी प्रश्न पूछा गया था, उसमें आपका प्रश्न था द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मडल्ड इज। फर्स्ट, रम्प्लीड। सेकंड, कंफ्यूज। थर्ड, चैओटिक। फोर्थ, ऑर्डर। तो दोस्तों 150 नंबर के क्वेश्चन में आपका फोर्थ ऑप्शन ऑर्डर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉडल, यानी कि मॉडल का जो अपोजिट विलोम शब्द होगा वह आपका ऑर्डर्ड होगा, इसलिए आपका 150 नंबर के आखिरी प्रश्न में चौथा विकल्प ऑर्डर्ड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका CTET 9 दिसंबर 2018 पेपर सेकंड जूनियर स्तर की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में जो पूरे 210 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि 210 प्रश्न नहीं बल्कि 150 प्रश्न ही पूछा जाता है CTET में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 210 प्रश्न मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 150 प्रश्न आपके सोशल साइंस के हिसाब से हो जाएंगे और मैथ और साइंस यानी कि साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए 60 प्रश्न जो अलग से आता है गणित और विज्ञान के लिए, उन 60 प्रश्नों को भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो टोटल आपके 210 प्रश्न हो गए और 210 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपका सही एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका CTET 9 दिसंबर 2018 पेपर सेकंड जूनियर स्तर का 210 प्रश्नों का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर आप लोगों के लिए आगामी 2020-21 की परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा, ये समझने में कि आखिर में किस तरीके से हर साल CTET का जो पेपर का स्तर है वो बदलता जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको ऑल हिट एग्जाम चैनल पर CTET, UP-TET के अलावा सभी प्रकार की कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा हिंदी भाषा में कराई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और जबरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।